Hey guys, welcome to the मधु चौधरी पॉडकास्ट। हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव। शी इज़ अ पीडियाट्रिशियन विद 40 years ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि प्रोफेसर एंड हेड हैं एट गांधी मेडिकल कॉलेज। और ना सिर्फ ये प्रेसिडेंट भी हैं ऑफ स्टेट फोरम नेशनल न्यूनेटोलॉजी की। इनके बहुत सारे जर्नल्स पब्लिकेशन हुए हैं। और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है न्यू बॉर्न बेबीज़ के बारे में। वो मदर्स जिनका रिसेंटली डिलीवरी हुआ है या होने वाला है, उनके मोस्ट ऑफ द क्वेरीज इससे सॉल्व हो जाएंगी। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव जी से। नमस्कार मैम, वेलकम टू माय शो फ्रॉम मॉम टू मॉम्स। थैंक यू। कैसे हैं मैम आप? अच्छी हूँ, एकदम अच्छी हूँ। मैम, हम सबसे पहले एकदम न्यू बॉर्न बेबी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दो प्रकार की डिलीवरीज जो होती है मेजरली, सी सेक्शन एंड नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल, यस। सी सेक्शन वाले डिलीवरी में मदर जो है वो अवेलेबल उतना नहीं हो पाती है फर्स्ट फ्यू डेज, शायद 1 2 3 दिन। तो उस केस में बच्चे का ध्यान कैसे रखें और कौन रख सकता है? देखिए क्या होता है, आजकल सिजेरियन सेक्शन बहुत आसानी से होते, मतलब दे गिव ए वेरी शॉर्ट एनेस्थीसिया ऑल्सो, कि जैसे ही प्रोसीजर ख़त्म होता है मदर इज़ कॉन्शियस, है ना। एंड व्हाट वी से कि सबसे बड़ा इशू होता है बच्चे के साथ फीडिंग का, है ना। नॉर्मल डिलीवरी में तो हम बोलते हैं कि राइट, जैसे बेबी डिलीवर हुआ आप कॉर्ड भी थोड़ा सा डिले करके यू शुड पुट ऑन द ब्रेस्ट, राइट। द सेम थिंग इज इम्प्लीकेटेड फॉर द सिजेरियन सेक्शन ऑल्सो। बेबी आपने बाहर निकाला एंड यू शुड पुट ऑन द ब्रेस्ट। फॉर दैट ओटी के अंदर जो वहाँ का स्टाफ है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। और जब मदर बाहर आ जाती है तो येस डेफिनेटली थोड़ी देर के लिए शी इज़ अंडर सेडेशन एंड उतना अलर्ट नहीं होती है, बट समबडी जैसे सास हो, मदर हो, सिस्टर हो, मतलब उसकी बहन हो, एनी फीमेल कैन हेल्प द बेबी टू स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग। एंड आई थिंक 24 आवर्स के बाद, आजकल 3rd डे तो सिजेरियन वालों को भी छुट्टी कर देते हैं, 24 घंटे के बाद मदर कैन वेरी वेल लुक आफ्टर। ठीक है, वो उठ के बैठ के नहीं करेगी, बट शी कैन ब्रिंग द बेबी क्लोज टू हर, शी कैन फीड द बेबी इन द लाइंग डाउन पोजिशन। ठीक है, उस समय शी कैन डू ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो प्रेफरेबली एनी फीमेल अटेंडेंट, और नहीं है फीमेल अटेंडेंट तो वी रिकमेंड, आजकल पैटर्निटी लीव क्यों देते हैं, फादर हैज़ टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। राइट। पर मैम कई बार ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हो जाते हैं जब मदर उतना रिकवर नहीं हो रही है, या जैसे सपोज अगर मैं अपना केस लूँ, फॉर 3 days आई कुड नॉट डू दैट, है ना। और दूसरा ये भी हो जाता है कि कई बार मिल्क एक्सप्रेस ही नहीं होता है। दिस इज़ आई थिंक अ मेजर प्रॉब्लम। तो उस केस में क्या बच्चों को फॉर्मूला दें या क्या करें? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, दिस इज़ ए मिसकंसेप्शन, है ना। जो हम शुरू में देखते हैं, है ना, कि बाद में जो दूध आता है काफ़ी एक फ्लो में आता है, काफ़ी अमाउंट आता है, बट टू बिगिन विद इन 24 आवर्स जो मिल्क होता है, व्हाट इज़ नोन एज कोलेस्ट्रम या खीस, वो बहुत कम अमाउंट में होता है। हार्डली इट इज़ 5 to 10 ml, है ना, मतलब कितना कम, 1 चम्मच दूध होता है, बट इट इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन एंड फैट, तो इट हैज़ इनफ कैलोरीज टू सस्टेन द फीडिंग ऑफ द बेबी, राइट। इसलिए हम बोलते हैं कि बच्चा यदि 48 आवर्स भी यूरिन नहीं करे ना, डोंट वरी, क्योंकि वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ मिल्क पे है ना। तो बेबी शुड बी पुट ऑन द ब्रेस्ट। मैंने बताया ना कि मदर इफ नॉट एबल टू सिट, शी शुड बी फीडिंग इन द लाइंग डाउन पोजिशन। पर देना हमें माँ का दूध ही है। जब बेबी सकल करना शुरू करता है तो रिफ्लेक्स इज जनरेटेड एंड विद इन 24 to 48 आवर्स अच्छा सेकेंड जो मिल्क होता है ना, वो आना शुरू हो जाता है। वंस वी डिले, है ना, जब बेबी बॉर्न होता है टर्म बेबी, तो उसके रिफ्लेक्सेस भी होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली ब्रेस्ट पे सकल करेगा। पर जब हम उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, जो फर्स्ट 6 आवर्स में ये रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जब हम वो क्रूशियल पीरियड अवॉइड कर देते हैं तो 48 आवर्स 72 आवर्स में बच्चे में वही एक्टिविटी टू सकल एट द ब्रेस्ट फिर से शुरू होती है।
तो इसलिए हमें वो जो क्रूशियल पीरियड है वो मिस नहीं करना है। ओके, राइट जी। एंड दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट एंड द पीडियाट्रिशियन अटेंडिंग in that particular cesarean section. But I am really sorry to say that this is not being taken care Yes, of. of course, because I have experienced it. Yeah, that is true, and even I agree, because even I see कि it's a easy way, कौन इतना काउंसिल करे, कौन इतना पेन्स ले, वो तो फट से एक डब्बा लिख देते हैं और घोल के बच्चे को पिलाना शुरू कर देते हैं, बट दैट इज़ नॉट डन। बिल्कुल, है ना? जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अगर बच्चे को स्टार्टिंग में सर्दी है या कुछ, क्योंकि मेरे बेबी के साथ ऐसा हुआ था कि फर्स्ट सेकंड डे से ही वाज लाइक ऑल द टाइम स्नीजिंग और समथिंग, फिर 5वें 6ठे दिन ऐसा समझ में आया कि कुछ कोल्ड है, और फिर ऐसा भी कि जॉन्डिस जो जनरली बच्चों को हो जाता है, तो कैसे माँ डिटेक्ट कर सकती है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, या ऐसी चीज़ जो अर्ली जिसको प्रिवेंशन की ज़रूरत है, उस चीज़ का कैसे नोटिस करें? देखिए, सबसे पहले आई विल, मतलब बिफोर योर कोल्ड कफ कोल्ड, आई विल टॉक अबाउट द जॉन्डिस। ये चीज़ सबको ध्यान रखना है कि हर न्यूबॉर्न में जब वो पेट के अंदर होता है तो ऑक्सीजन का प्रेशर इज़ लेस, and to carry oxygen the child has a hemoglobin level of 16, 18, 20 तक होता है, because आपको ज़्यादा लेस ऑक्सीजन कैरी करनी है बट रिक्वायर्ड अमाउंट में, तो यू नीड मोर हीमोग्लोबिन। जब बच्चा पैदा होता है ऑक्सीजन प्रेशर इज़ नॉर्मल, तो ही डजेंट रिक्वायर दैट मच हीमोग्लोबिन, और हम सबके शरीर में खून टूटता रहता है और वी ऑल कीप ऑन मेकिंग बिलीरुबिन, जो हमारा लिवर आराम से मेटाबोलाइज कर लेता है, एंड वी डोंट सी द जॉन्डिस। तो ये चीज़ बहुत क्लियर होना चाहिए कि बच्चे का जॉन्डिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन, राइट। वो बच्चे का एक्सेस हीमोग्लोबिन जो है वो अब ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो हीमोलाइज होना शुरू होता है, और एक पर्टिकुलर लेवल तक जॉन्डिस सारे बच्चों को होता है, राइट। हल्का पीलापन आँखों में सारे बच्चों को आता है, ठीक है। दैट इज़ नोन एज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस या नॉर्मल जॉन्डिस, ठीक है। उसमें जो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, व्हेन यू हैव टू वरी 24 घंटे के अंदर जॉन्डिस हो जाए, या जॉन्डिस इतना हो जाए कि हमें बच्चा पूरा पीला दिखे, उसके हाथ पैर पीले दिखने लगे, इट इज़ अलार्मिंग सिचुएशन। कुछ मदर्स हैव मोर चांसेस कि देयर एंटीबॉडीज कैन किल द बेबीज आरबीसीज, वो ओ पॉजिटिव मदर्स होती हैं, या ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि RH निगेटिव मदर्स होती हैं, है ना। तो दे हैव टू बी लिटिल मोर केयरफुल। या बच्चे को एक बार में, मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी प्रेशर से काफ़ी बड़ा सा खून जमा हो जाए, दे आर ऑल कंडीशन व्हेन शी हैज़ टू बॉदर। या आपको लगे आँखों में डीप जॉन्डिस है, बच्चा थोड़ा सुस्त हो गया है, दिस इज़ द कंडीशन व्हेन दे हैव टू बॉदर, राइट। अप टू 9-10 इट इज़ ए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो आपने पूछी है, सर्दी खांसी। क्या होता है, ऑलवेज इंसिस्ट, बच्चा है, पैदा हुआ थोड़ा, जैसे ही इज़ ट्राइंग टू ब्रीथ, जब डिलीवर हो रहा है थोड़े बहुत सिक्रीशंस मदर के जेनाइटल ट्रैक्ट्स के, या जब वो निकाल रहे हैं एमनियोटिक फ्लूइड, थोड़ा नाक में चला गया, थोड़ा मुंह में चला गया, तो ही हैज़ लिटिल रिएक्टिव हाइपर सिक्रीशंस, है ना। और चूंकि बच्चा लेटा हुआ है, वो खड़े होकर निकाल तो सकता नहीं है, तो दे ऑल गेट कलेक्टेड इन द थ्रोट, एंड वाइल ही इज ब्रीदिंग वी लिसन सो मेनी साउंड्स। बट यदि बच्चे की नाक ऐसे फूल नहीं रही है, या उसकी छाती नहीं धंस रही है, देयर इज नो फीवर, देयर इज नो ब्लूनेस इन द हैंड और अराउंड द लिप्स और फेस, it is normally you have to do nothing, just clean the nose, give little bit of steam and everything will settle down. But yes, यदि बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चा नीला दिख रहा है, या उसकी छाती धंस रही है, सांस लेने में अजीब सी साउंड आ रही है, नेक मूव कर रही है, ये नाक के नथुने जोर जोर से फूल रहे हैं, they are all danger sign when you should immediately consult a doctor, ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब
स्किन की भी बात आती है, स्किन निकलती है थोड़ा बच्चों की, तो व्हेन वन नीड्स टू वरी कि स्किन में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, और एक और बात, जैसे जो आपने मुझे कंडीशंस बताए हैं, मदर अगर अगर मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है तो शी माइट फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट कि कैसे समझें, और क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है तो वो हर चीज़ में वरी करते हैं, उनको लगता है ये कुछ प्रॉब्लम है, ये कुछ प्रॉब्लम है ना, तो उस केस में क्या हमें बार बार डॉक्टर्स को दिखाना है? नहीं, देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो बच्चा डिलीवर हुआ है जिसका अनइवेंटफुल, प्रेगनेंसी वाज ऑल राइट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ब्लड प्रेशर की मदर को बार बार बुखार आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नंबर 2, डिलीवरी के समय बच्चा तुरंत रोया है, नॉर्मल बर्थ वेट है और माँ का दूध पीता है, इन सारी कंडीशन में मान के चलिए बच्चे को कहीं कोई परेशानी नहीं होती, राइट। पर जैसा मैंने बताया, सबसे पहला साइन होता है बच्चा सुस्त हो जाता है। मतलब यू कैन मेक आउट फ्रॉम द कलर ऑफ द बेबी बाय हिज एक्टिविटी। बच्चा कितना भी अच्छे से दूध पिए, 2-3 घंटे बाद उठेगा, हाथ पैर हिलाएगा, फिर से दूध पिएगा, तो ही इज़ कंफर्टेबल। बट यदि बच्चा घंटों सोता ही जा रहा है, आप उठा रहे हैं, टिकल कर रहे हैं, बट ही इज़ नॉट एबल टू गेट अप, है ना, दूध पीने में कोई भी परेशानी है, एनी, मतलब व्हाट वी कॉल एज डेंजर साइन टू द मदर, राइट। एनी कलर, हम बोलते हैं ना बेबी पिंक एक कलर होता है, राइट। तो ऑल बेबीज आर लिटरली पेल पिंक, जो गुलाब वाला कलर होता है वैसे होते हैं। पर यदि बच्चा लाल है बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ हीमोग्लोबिन, या बच्चा नीला दिख रहा है या पीला दिख रहा है, या suddenly he starts looking सफ़ेद, they are all abnormal condition and mother has to immediately consult a doctor, right। बच्चा या तो बिल्कुल ही नहीं सो रहा है, नॉर्मली क्या होता है, बच्चा रोया, हमने उसको हिलाया डुलाया, चुप हो जाता है, बट अनकंसोलेबल क्राई, वो किसी तरह से चुप नहीं हो रहा, दैट इज एबनॉर्मल, ठीक है। ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा रो रहा है या बिल्कुल उठ नहीं रहा, बहुत ही सुस्त है, ठीक है। सांस बहुत तेज़ ले रहा है, ठीक है। बच्चों की एक टिपिकल ब्रीदिंग होती है जिसमें वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, फिर थोड़ा स्लो हो जाते हैं, दैट इज़ ए नॉर्मल पीरियोडिक ब्रीदिंग, ठीक है। पर यदि कंटिन्यूस, जैसे मैंने बताया ना, छाती धस रही है, नाक फूल रहे हैं, है ना, ऐसी हो, या वो काफ़ी देर को सांस होल्ड करने लगे, जिसको सांस रोकना कहते हैं, और सांस होल्ड करने के साथ वो नीला सा दिखने लगे, बोथ द कंडीशंस आर एबनॉर्मल। If he is not passed urine after 48 hours of delivery, या 24 घंटे के अंदर पैदा होने के बाद मोशन या स्टूल पास नहीं करे, दिस इज अगेन एबनॉर्मल कंडीशन। किसी भी नॉर्मल ब्रेस्ट फेड बेबी का मोशन बंधा हुआ नहीं होता है, इट इज ऑलवेज सेमी सॉलिड एंड कलर इज ए गोल्डन येलो कलर, राइट। पर वाटरी मोशन है, लगातार ग्रीन है, या उसमें कहीं ब्लड दिख रहा है, अगेन दिस इज एबनॉर्मल एंड शी हैज़ टू कंसल्ट। कई बार बच्चे हैं ना, क्योंकि सेमी सॉलिड मोशन है, गैसेस बनती है, तो हर बार वो यूरिन और मोशन के साथ थोड़ा थोड़ा सा मोशन करते रहते हैं, दैट इज़ नॉट एबनॉर्मल। इट मे परसिस्ट फॉर सम टाइम, जब तक उसका एक रिफ्लेक्स सेटअप नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा कहीं बच्चे को कोई एबनॉर्मल मूवमेंट है, जैसे मदर कैन मेक आउट, कोई एक हाथ है जो लगातार हिलता चला जा रहा है, या एक तरफ देखता चला जा रहा है, लिप्स स्मैकिंग है ना, भूखा नहीं है तो भी उसके स्मैकिंग, मतलब ऐसे मुंह चलाने वाले मूवमेंट्स हो रहे हैं, दे आर ऑल एबनॉर्मल। इनको हम झटके में परिभाषित कर सकते हैं। तो इनको यदि बच्चे में ऐसे कोई मूवमेंट है तो डॉक्टर को आपको डेफिनेटली कंसल्ट करना है। अगर ऐसे मूवमेंट्स में क्या हम स्वैडल करने का एक तरीका को अपना सकते हैं, विल इट हेल्प? देखिए, स्वैडल करने में जो एक जिटरीनेस होती है, जो एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है, तो यू शुड ऑलवेज ट्राई एंड सी कि यदि बच्चे का जैसे ऐसे ऐसे मूवमेंट्स हो रहे हैं, इफ़ यू होल्ड तो इट विल स्टॉप, बट यदि उसके साथ आपका भी हाथ हिल रहा है, बाय होल्डिंग इट इज़ नॉट हेल्पिंग, देन इट इज़ डेफिनेटली झटका है ये, ठीक है। झटका, या जिसको हम सीजर्स बोलते हैं ना, वो है ये। उसमें स्वैडलिंग विल नॉट हेल्प, बट येस जिटरीनेस है तो स्वैडलिंग विल डेफिनेटली हेल्प, राइट। और मैं तो रिकमेंड करूँगी, कोई भी लो बर्थ वेट बच्चा है
प्री टर्म है, दे शुड गिव द कंगारू मदर केयर. दैट इज व्हाट इज वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेड. इट नॉट ओनली मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द बेबी, इट स्टिमुलेट्स ऑल टाइप ऑफ जो डेवलपमेंट होता है ना बच्चे का, दैट बिकॉज वो माँ का फेस देख रहा है तो विजन गेट स्टिमुलेटेड, ही इज लिसनिंग टू मदर्स साउंड, उसका हियरिंग स्टिमुलेट होता है. स्किन के टच में है तो हमारे ये सेंसेशन जो स्किन से होते हैं दे आर स्टिमुलेटेड, राइट. फीडिंग ही कैन डू तो उसके ओरोगैस्ट्रिक, माँ की स्मेल, मिल्क की स्मेल है तो उसके नोज के सेंसेशन, दे ऑल आर, इट हेल्प्स टू इवॉल्व ऑल दीज थिंग्स. यहाँ पे मैं कुछ मिथ्स मैम क्लियर करना चाहूँगी कि एक तो स्पॉडल से रिलेटेड कि हम मतलब मुझे बहुत सारे लोग डांट देते थे कि क्यों बांधना है बच्चे को, उसको फ्री छोड़ दो, है ना. और कुछ बोलते थे कि नहीं नहीं करो, उसको कोजी लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा. तो ये दो चीज़ें क्या मतलब मुझे लिटरली डांट भी कई बार पड़ती थी कि बांधा क्यों है बच्चे को, यू नो. अच्छा एक ये, और दूसरा जैसे कि आपने जो जिक्र किया है कि आप उसको हाँ मतलब तो उसमें सब कहते हैं कि ज़्यादा गोदी लिया तो आदत लगेगी, देन वो रोने ही रोना चालू, गोदी गोदी की आदत लगेगी. तो ये क्या है मतलब एक्चुअली क्या होता है कि बांधना मीन्स आप उसके मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, राइट. वी टेल देम कि बच्चे को अच्छे से रैप करो, बट आई हैव सीन इन सर्टेन कम्युनिटीज वो पैर लंबे करके उसको टाई कर देते हैं, तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड. क्या होता है जब बच्चा प्री टर्म होता है उसकी टोन एक्सटेंसर होती है, वो पैर लंबे करके पड़ा रहता है ना. तो उन बच्चों में हम ऐसे फ्लैक्स करके और कंगारू मदर केयर देना चाहते हैं टू स्टिमुलेट एवरीथिंग, बिकॉज जो डेवलपमेंट उनको माँ के अंदर होना था नाउ इट हैज़ टू टेक केयर इन द आउटसाइड द वूम. ठीक है, पर हमें उसको कवर करना है, दैट हेल्प्स टू मेंटेन टेम्परेचर, और ये जो एक एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस होते हैं ना उसको प्रिवेंट करता है. तो ही शुड बी कवर्ड दिस वे, ऐसे, एंड नीचे से ऊपर. दैट इज ए नॉर्मल, दैट हेल्प्स यू ऑल्सो टू हैंडल. एज मदर आपको भी ईजी लगता है उठाना, क्योंकि ऐसा लगता है ना उठाएंगे पता नहीं कहाँ गर्दन जाएगी, कहाँ हाथ पैर जाएंगे, राइट. पर जैसे जैसे बच्चा टर्म होता है उसकी फ्लेक्सर टोन बढ़ती है, वह मतलब इट इज़ समथिंग सो नेचुरल कि यूट्रस की तो जगह उतनी है, वो इतना लंबा ऐसे था, पर यदि वो बढ़ेगा और वजन भी बढ़ेगा तो यूट्रस इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज. तो नेचर हैज़ गिवन द फ्लेक्सर टोन, तो बच्चा इस फॉर्म में आ जाता है. तो उसको एबनॉर्मली खींच खांच के बांधना दैट इज नॉट रिकमेंडेड, राइट. बट यू हैव टू डेफिनेटली कवर द बेबी. डॉक्टर साहब ऐसा रेकमेंड करते हैं कि फर्स्ट 6 months एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, बट देन एक्सक्लूसिव तो नहीं हो पाता है क्योंकि आप मेडिसिन भी दे रहे हो. फिर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको घुट्टी भी रेकमेंड करते हैं कि जायफल घिसें और खजूर घिसें, बादाम एक्सेट्रा. ये एक चीज़ होती है. दूसरा कोई भभूत प्रसाद इस तरह का चटा दो थोड़ा सा, ये क्या है और कब तक? देखिए ये तो बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेड है. जब बच्चा पैदा होता है उसका गट स्टराइल, मतलब जब हम सर्जरी के लिए जैसे स्टराइल करते हैं ना वैसा गट स्टराइल होता है ना. और इसलिए हम बोलते हैं कि वो जो तुरंत बाद हम कोलोस्ट्रम पिलाते हैं तो उसमें जितनी एंटीबॉडीज होती हैं दे ऑल गेट लाइंड एंड एब्जॉर्ब्ड बाय द बेबी, है ना, क्योंकि वो स्टराइल गट है. जब हम प्री लैक्टियल फीड मतलब हम शहद दे रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया ना दे आर ऑल इंटर रिलेटेड थिंग्स. 6 घंटे के अंदर उसका रिफ्लेक्स बहुत स्ट्रांग है, ही वांट्स टू हैव फीड. पर जब हमने उसको शहद चटा दिया उसका शुगर लेवल, तो वो रिफ्लेक्सेस सप्रेस हो जाता है. शहद है, दूसरे सब बाहर की जो चीज़ें हैं, है ना, वो एक स्टराइल से सीधे अंदर इंजेस्ट हो जाएंगी. देयर इज़ नो प्रोटेक्टिव लेयर, क्योंकि उसको कभी एक्सपोजर ही नहीं हुआ है. तो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं गट की लाइन में विच प्रिवेंट इन्फेक्शन, इट इज़ नॉट देयर. तो जब हम ऊपर की चीज़ें देते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस आर फर्दर वेरी हाई, राइट. नंबर 2, ये तो मैंने आपको बताया प्री लैक्टियल फीड का, ठीक है. भभूत एंड घिस्सा भी वो क्या होता है, आप उठाते हो ऐसे घिसते हो, फिर वो उंगली से, दे ऑल कॉज इन्फेक्शन.
और कुछ नहीं, आप 6 महीने बाद खूब देना उसको, कोई मनाही नहीं है, बट 6 मंथ्स कीप एक्सक्लूसिव, क्योंकि एक फीड भी हम जब रिप्लेस करते हैं, राइट, क्या होता है, इट इज ए रिफ्लेक्स एक्टिविटी फ्रॉम ब्रेन टू ब्रेस्ट, है ना. व्हाट आई से कि मिल्क इज प्रोड्यूस्ड हियर इन द ब्रेन. हाउ, if you are positive कि no I can feed my child, you have a positive feeling, आपका definitely lactation अच्छा होगा. ठीक है, तो इतना रिफ्लेक्स एक्शन होता है. आज मेरे बच्चे ने 500 ml दूध पिया है, नेक्स्ट डे माई बॉडी विल मेक मोर मिल्क एज कंपेयर टू वॉट माई चाइल्ड कंज्यूम्ड yesterday, राइट. उसमें हमने एक फीड रिप्लेस कर दी, तो उस समय का स्टिमुलेशन ब्रेन को नहीं मिला ना, तो नेक्स्ट डे बॉडी विल मेक लेस मिल्क. तो दैट इज हाउ इट स्टार्ट्स अ विशियस सर्कल. तो जो हम चाहते हैं ना कि वो 1 साल 1.5 साल के ऊपर तक ब्रेस्ट फीडिंग करे, दैट इज अफेक्टेड. ठीक है, फिर मदर का ड्यूरेशन भी कम हो जाता है, अमाउंट भी कम हो जाता है. ठीक है, बट मदर शुड हैव पॉजिटिव फीलिंग. इसलिए हमारे यहाँ बहुत अच्छा था, 40 दिन तक सूतक मानते थे, बच्चा अलग रहता था माँ और बच्चे, है ना, कोई लोग भी नहीं जाते थे, तो बच्चे में इन्फेक्शन भी नहीं होता था. मदर इज ऑल द टाइम, जब बच्चा सो रहा है वो भी सो रही है, जब बच्चा खेल रहा है या जग रहा है, शी इज फीडिंग और शी इज प्लेइंग विद, तो एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती थी. पर अब हमने ये सारी पुरानी बातें करके जो तोड़ दिया है ना, तो मदर इज इन्वॉल्व विथ हाउस होल्ड वर्क ऑल्सो एंड विद द बेबी ऑल्सो, तो वो कहीं ना कहीं इसमें दिक्कतें आती हैं. तो मदर शुड गिव टाइम, शी शुड हर सेल्फ फीड वेल, मतलब उसको अच्छे से खाना खाना चाहिए. दाल, ग्रीन वेजिटेबल, वाई डू वी से green vegetable again rich in iron, they are very rich in fibers. Cesarean हुआ है तो भी we don't want any constipation. नीचे से वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो भी हमें नहीं चाहिए कि मदर को कॉन्स्टिपेशन हो, बिकॉज गैपिंग हो जाएगी, है ना, स्ट्रेन करेगी. इसलिए बोलते हैं भाई हरी सब्जी खाओ, दलिया खाओ. This is high fiber diet. And what about that harira and gur? हरीरा तो I very strongly recommend, क्योंकि हमारी mothers को don't think that we are sitting at 10% of the elite class. Think about the general. उनको उन्हीं 40 दिन अच्छा खाने को मिलता है, right? गुड़ को उन्होंने गरम गुड़ से खून साफ होता है, but it is very rich source of iron. है ना. जो ड्राई फ्रूट्स हैं जिसको वो किराना बोलते हैं, दे आर ऑल वेरी रिच सोर्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, राइट. तो दैट इज एसेंशियल फॉर द क्वालिटी ऑफ द मिल्क, फॉर हर ओन न्यूट्रिशन. तो नेवर एवर देना है बच्चे ना घिस्सा. तो फिर बिल्कुल इसमें वो ट्रेडिशनल वो फैक्टर आ जाता है कि अगर कोई बोल रहे हैं कि नहीं वो नहीं दिया तो बोन्स वीक रह जाएंगे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. हम विटामिन डी देते हैं ना, तो वो मेडिसिन दे सकते हैं. यस, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूड्स मेडिसिन. ओके, रिकमेंडेड बाय डॉक्टर. डॉक्टर साहब हमें ये भी बताएं आप कि डेली केयर कैसे करना है, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, विच इंक्लूड्स बेदिंग, क्लीनिंग आईज, नोज एक्सेट्रा. देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि वंस वी जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, तो हमने सबसे बड़ी केयर तो वो कर ली कि उसको कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं दिया. इट इज़ ए स्टेराइल फूड विच वी आर गिविंग, है ना. जो ब्रेस्ट फीडिंग के जो बाकी फ़ायदे हैं ना, उसमें एक वन थिंग इज़ इट इज़ सो हाइजीनिक, है ना, कुछ नहीं करना है. और ब्रेस्ट की केयर में भी नॉर्मल जो डेली बेदिंग है ना, दैट इज़ इनफ. देयर इज़ नो नीड टू क्लीन एंड वॉश विथ सोप एंड समथिंग लाइक दैट. तो हमने सबसे बड़ी हाइजीन तो मेंटेन कर ली वंस वी आर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग बेबी. ठीक है. दूसरा, अब आप देखते हो रोज टीवी पे इतने प्रोडक्ट्स हैं, एवरीवन बेबी प्रोडक्ट दिस एंड दैट, है ना. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम चीज़ें बच्चे पे यूज़ नहीं करना है, राइट. जो मदर की एक स्मेल है ना, दैट मेक्स ए परमानेंट इम्पैक्ट ऑन बेबीज मेमोरी. ठीक है, उसके दिमाग पे, उसकी याददाश्त पे एक परमानेंट वो स्मेल रहती है. इवन इट इज़ रिकमेंडेड दैट मदर शुड नॉट कीप ऑन चेंजिंग परफ्यूम बिकॉज इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट टू द बेबी, राइट. वो मदर को बोलते हैं कि कभी बच्चा बड़ा होता है स्ट्रेस में हो, एंड इफ़ यू विल गिव द सेम स्मेल ऑफ द मदर, ही विल गेट लॉट ऑफ, उसके स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाते हैं. तो
तो डोंट कीप ऑन चेंजिंग द प्रोडक्ट्स, डोंट यूज अ स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, कलर, नथिंग, बिकॉज इट इज़ एवरीथिंग इज़ वेरी सेंसिटिव, है ना। बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ के मालिश नहीं करनी है, बस यस फर्म प्रेशर से नॉर्मल साधारण नारियल का तेल, लाल तेल नहीं रिकमेंड करते हैं बिकॉज इट हैज़ लॉट मेनी कलर्स एंड ये, तो इट मे बी ए स्ट्रॉन्ग इरिटेंट टू द बेबी, ठीक है। तो आप सिंपल नारियल का तेल, जैतून का तेल, तिल का तेल, जहाँ का जो है और वॉट एवर यू कैन हैव दैट यू कैन यूज़, इट शुड बी विद द फर्म प्रेशर, है ना। ऐसे ऐसे करके भी बिल्कुल गुदगुदी स्टाइल में नहीं होना चाहिए, दैट अगेन इंक्रीजेस स्ट्रेस इन द बेबी। इट शुड बी ए फर्म प्रेशर, पर ऐसा नहीं हो कि बाप रे उसको इतना रगड़ रगड़ के लाल कर दे। दूसरे, लोई इज नॉट रिकमेंडेड, है ना। जो बाल उखड़ते हैं ना वहाँ पे उसमें सब में इन्फेक्शन हो जाता है एंड इट्स ए पेनफुल प्रोसीजर, है ना। तो जो बाल हैं वो तो रहेंगे, फिर से हम मैमेलियन हैं तो वी हैव हेयर, तो इट इज़ लोई करना और बाल उखाड़ने का कोई एडेड एडवांटेज नहीं है। सिंपल आप उसको जो ऑयल से करते हो और पानी से भी नहला देंगे तो इट्स फाइन। डिप बाथ जो हम बोलते हैं ना, पानी में अच्छे से नहलाना, जब तक कॉर्ड फॉल नहीं होती यू शुड नॉट डू, ठीक है। नहलाने के बाद जो क्रीजेस होती हैं बॉडी की, ग्रॉइन है, गर्दन है, बच्चों की नेक बड़ी छोटी होती है ना, बिल्कुल सिर धड़ पे ही रखा रहता है, यहाँ सबको अच्छे से ड्राई कर देना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन या पस पॉइंट्स बनने के चांसेस होते हैं। तो कीप बेबी ड्राई। ठंड के दिन है तो आप सिंपल स्पंज कर सकते हैं, देयर इज़ नो नीड टू टेक हिम फॉर बाथ, है ना। जब आप ठंड में नहलाना चाह रहे हैं या कुछ है, दैट टाइम रूम शुड बी वार्म, और जो रूम हीटर लगाते हैं ना, दैट शुड नॉट हैव ए डायरेक्ट ब्लो ऑन द बेबी, ठीक है। इट शुड बी फेसिंग टू द वॉल और रूम शुड बी वार्म, ठीक है। जल्दी से नहला के फट से उसको रैप कर लें, सबसे पहले सिर को पोंछ लें, यहाँ से हीट का लॉस मैक्सिमम होता है। हमेशा बच्चे को ठंड से बचाने के लिए रूटीन डेज में 1 or 2 layers ऑफ क्लॉथ इज असेंशियल। उसमें क्या होता है, एयर ट्रैप होती है, दैट कीप्स यू मोर वार्म, ठीक है। एक मोटा सा कपड़ा पहना दें और आगे एक्सचेंज ऑफ एयर हो रहा है, दैट विल नॉट कीप द बेबी वार्म। ये कैसे समझ में आएगा कितना लेयरिंग और कितना मोटा, बिकॉज एट टाइम्स बैक में भी रैशेस हो जाते हैं। यस, आप है ना सिंपल सूती कपड़े की एक बनियान, दूसरी बनियान साइज बढ़ाते हुए पहना सकते हैं, 3-4 लेयर। ठंड है, फलालेन का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, जो एलर्जी, जिसको छू के देखिए जो खुरदुरा ना हो, है ना। ऊपर से आप स्वेटर पहना दें, कई बच्चों को स्वेटर से बड़ी एलर्जी हो जाती है, यू कैन उसके ऊपर आप सूती कपड़े का एक कवर बना सकते हैं एंड ही कैन वेयर दैट। सबसे ईजीएस्ट वे है कि बच्चा गर्म है कि नहीं, यू शुड टच द एब्डोमेन एंड यू शुड टच द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बेबी, ठीक है। दोनों को गर्म होना चाहिए, हॉट नहीं, इट शुड बी वार्म, है ना। यदि सिंपल हाथ पैर ठंडे हैं और बॉडी वार्म है तो इट इज़ नोन एज द कोल्ड स्ट्रेस टू द बेबी। तो उसकी सारी एनर्जी फीडिंग की, इंस्टेड ऑफ वेट गेन, इट विल गो इनटू द मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो सिंपल तरीका है, शी शुड टच, बोथ शुड बी वार्म, दैट इज उतना आपको पहनाना है। पसीना हो रहा है, इरिटेबल है, ही व्हाट ही कैन से, ही कैन नॉट से एनीथिंग, ही विल बी क्राइंग, ही विल बी पर्सपायरिंग, तो दैट इज द इंडिकेशन यू नीड नॉट टू कवर सो मच। अच्छा, सर में डॉक्टर साहब ने नोटिस किया कि सर में बहुत पसीना आ जाता है, स्पेशली व्हाइल ब्रेस्ट फीडिंग, और वो नॉर्मल होता है क्या? देखिए, सर में पसीना कभी नॉर्मल भी होता है, कभी एबनॉर्मल भी होता है, राइट। यदि सर में पसीना इज एन इंडिकेशन ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड दैट वाज वेरी कॉमन, दैट इज़ व्हाई नाउअडेज इट इज़ रिकमेंडेड कि सारे बच्चों को 1 साल तक विटामिन डी सप्लीमेंटेशन दिया जाना चाहिए। नंबर 2, यदि सर में पसीना आता है स्पेशली फोरहेड में, राइट, और बच्चा दूध पीते में बार बार छोड़ता है, दैट इज़ अ साइन ऑफ सर्टेन डिसीजेज एंड देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, अगर डिफरेंट सीजन में कोई बीमारियां होती हैं वो कैसे पता चले, और स्पेशली ट्रांजिशन पीरियड में
उसका हम कैसे ध्यान रखें? देखिए न्यूबॉर्न में तो नॉर्मली इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग और बच्चे को साफ रख रहे हो गर्म, तो ऐसा मौसम का असर नहीं होता है, क्योंकि कोई भी नवजात शिशु को कभी भी बहुत गर्मी या बहुत उसमें एक्सपोज नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। पर बड़े बच्चों में यस होता है, तो एक आध दिन यदि कुछ सिम्टम है तो जस्ट इग्नोर इट, पर यदि 2 दिन से ज़्यादा कोई भी सिम्टम नया है वो परसिस्ट करता है, देन यू शुड कंसल्ट। may not be essentially a pediatrician, may be a healthcare worker, anybody. और जो सन एक्सपोजर हम देते हैं, जो कहते हैं कि धूप में सिकाई करें और वहीं मालिश करें, तो आप उसको कितना रेकमेंड करेंगे? इट शुड नॉट बी इन द वेरी हॉट, मतलब बहुत तेज़ गर्मी में नहीं, और ऐसा भी नहीं बहुत ठंडी हवा चल रही और तब हम वहाँ पे रख के, बट यदि कंफर्टेबल माहौल है उसमें जब हम मालिश करते हैं और सन एक्सपोजर करते हैं, तो यस दैट हेल्प्स ओवरऑल, जो हम जितना हम टॉलरेट कर पाते हैं, तो दैट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। कितने टाइम पीरियड के लिए? नॉर्मली 15 मिनट से ज़्यादा न्यूबॉर्न को नहीं एक्सपोज करना चाहिए। अच्छा, उससे टैनिंग भी होती है क्या? तो इज इट नेचुरल टू गेट टैन्ड? नेचुरल तो मतलब थोड़ी देर करेंगे, टैनिंग तो इतना तो बच्चे को रखना ही नहीं चाहिए कि वो टैन हो जाए, बिकॉज न्यूबॉर्न इज वेरी सेंसिटिव, है ना, उसको बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है ना। अच्छा, जैसे हम जो प्रोडक्ट्स और इन सब की बातें कर रहे हैं, व्हाट अगर हम नेचुरल चीज़ें करें, जैसे बेसन से नहलाना? बेसन इज अगेन इरिटेंट, बट येस शुद्ध घी से आपने कर दिया, ठीक है, या आपने मलाई लगाई उसको हाथ से हटा दिया, है ना, तो बेसन यदि बहुत सॉफ्ट है, ऐसा नहीं कि वो इतना चिपक जाए एंड देन यू आर रबिंग, इट हैज़ टू बी एनीथिंग विच यू कैन डू विद द माइल्ड, कोई इशू नहीं है। ओके, इट्स गुड। एंड मुंडन कब तक कराएं और क्या उसके फ़ायदे हैं? एज सच मुंडन का कोई एडेड एडवांटेज नहीं है, ठीक है, बट इट इज़ ए रिचुअल एंड ट्रेडिशन इन आवर इंडिया में तो है ही, हम हिंदू लोगों में तो करते, हिंदू क्या, मैं तो आई हैव सीन मुस्लिम्स ऑल्सो दे गेट शेव द हेयर, वो क्या कंसेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, बट इफ यू वांट टू डू यू कैन डू इट एनी रिलेटेड टू विटामिन डी? इट्स नॉट लाइक दैट, बल्कि यदि जब हम मुंडन करते हैं ना, उसके बाद यू हैव टू कवर द हेड, क्योंकि वो एकदम ही एक्सपोज हो जाता है, तो आपका हीट लॉस तो अगेन इट इज़ वेरी हाई, बट येस इट इज़ ए रिचुअल और द कस्टम ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द कास्ट इन इंडिया, तो इफ़ यू डू इट देन यू शुड डेफिनेटली कवर द हेड। ओके, एंड अगर वर्किंग वुमेन की हम बात करें, तो हाउ फार यू रिकमेंड कि मिल्क एक्सप्रेस करके, प्रिजर्व करके, रेफ्रिजरेटर में रख के फिर दिया जाए? यस, इट शुड बी डन। 6 मंथ्स आजकल सबको मैटरनिटी लीव मिलती है, वेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइवेट और गवर्नमेंट, है ना, इट इज़ ए वुमेन्स राइट, तो 6 महीना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का तो आपके पास है ही। While going before for work you should breastfeed. 6 months के बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू कर देते हैं, राइट, तो दैट व्हेन शी इज़ इन द ऑफिस दैट पीरियड कैन बी फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, बट इवन मदर इज गोइंग आउट ऑफ टाउन, तो भी शी कैन एक्सप्रेस द मिल्क कैन बी केप्ट एट रूम टेम्परेचर या आपकी डाइनिंग टेबल पे फॉर 6 hours and you can feed without rewarming anything. अच्छा, जब हम फ्रिज में रखते हैं even it can be frozen, ठीक है, बट फ्रोजन के बाद हम उसको ऐसे गर्म नहीं करते लाइक अदर मिल्क, आप उसको हॉट बाथ में रख के, वाटर बाथ में रख के उसको गर्म करते हो, ठीक है, फ्रिज में 24 hours you can keep. She has to express, she can collect it, she can keep, and that can be very well fed to the baby. एंड यू विल सी कि जब हम बच्चे को पिलाते हैं ना, छोटी राउंडेड कटोरी आप रखो ना, यू डोंट नीड टू पोर द मिल्क ऑल्सो, जैसे बिल्ली पीती है ना, ऐसे वो छोटे छोटे बच्चे दे ड्रिंक वेरी नाइसली, ठीक है जी। एंड व्हाट अबाउट मिल्क डोनेशन? You can, if you are healthy, you have excess milk, or there are mothers unfortunately lost the baby, still they are lactating, so they can very well go to the milk bank
अब तो बहुत ज़्यादा जगह चल गया, दे कैन एक्सप्रेस, पर येस कलेक्शन शुड बी इन द इधर ग्लास और द स्टील, है ना, इट शुड नॉट बी इन द प्लास्टिक बॉटल्स, क्योंकि जो लाइव सब्सटेंस है दे गेट स्टक टू द प्लास्टिक सरफेस, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू हैव द प्लास्टिक बॉटल्स, या तो कांच के हो या स्टील के हो, एंड शी शुड डोनेट मिल्क इफ समबडी हैज़, तो दे शुड गो टू द मिल्क बैंक और द नर्सरीज वेयर, एंड दे शुड बी हेल्दी, लाइक हेपेटाइटिस या इस तरह की चीज़ ना हो उनको। एंड जस्ट लास्टली मैम हमें थोड़ा वीनिंग के बारे में बता दीजिए, इट शुड बी अब्रप्ट और इट शुड बी ग्रेजुअल एंड हाउ टू गो अबाउट इट? हाँ देखो आजकल है ना वीनिंग वर्ड हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। ओके, तो वीनिंग हो, वीनिंग इज अगेन ग्रेजुअल शिफ्टिंग, राइट, एंड कॉम्प्लीमेंट इज अगेन द सेम मीन्स कि ब्रेस्ट फीडिंग को हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। तो वंस 6 months आर कंप्लीटेड, ठीक है, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड शुरू करते हैं, एंड वेरी प्रिसाइजली बेबी को दिन में 3 बार एनी होम कुक्ड फूड, है ना, नथिंग, नो सेरेलैक, नथिंग लाइक दैट यू हैव टू गिव। जितना अच्छा फ्रेश घर में आप बनाते हैं उसी खाने को ज़्यादा पकाइए, ठीक है। चावल हमारा दाने वाला होता है, हमने 3 सीटी में पकाया, आप अपने बच्चे के लिए 6 सीटी में, इट विल मेल्ट, राइट, और आप उसको दिन में 3 बार जो भी आप खा रहे हैं वो उसको खिलाइए, और एक बार कोई भी सीजनल फ्रूट, ठीक है। फ्रूट में प्रिफर्ड होगा कि वी गिव बनाना, एप्पल, पपीता, है ना, जो पल्प होता है, जो सॉफ्ट होते हैं, अच्छे से मैश हो जाते हैं, एंड दे हैव गुड कैलोरिक वैल्यू, ठीक है। आप जूस निकालते हैं उसमें फाइबर नहीं रहता है, वंस इन ए वाइल इट्स फाइन, आप उसको जूस भी दे रहे हैं, बट मेक अ पल्प, पल्प हैज़ फाइबर ऑल्सो, ठीक है। खाने में वॉट एवर यू कैन गिव, यू कैन सोक, आपके घर में जो भी लिक्विड चीज़ें, दाल है, दूध है, दही है, उसमें आप खाने को सोक करके थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाता है, मैश करिए और चम्मच से खिलाइए। अपने हाथ धोइए बनाने के पहले, खिलाने के बाद, और बच्चे को भी वेदर ही इज़ फीडिंग हिमसेल्फ और नॉट, मेक इट ए हैबिट टू वॉश हैंड एंड फीड, ठीक है। और इट शुड बी होम कुक्ड, कंफर्टेबल फीडिंग, और थोड़ा सा सब चीज़ों को एक्सपोज करना चाहिए, ठीक है। शुगर एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट एडिशनल नहीं ऐड करना चाहिए, वॉट एवर इट हैज़, पर एकदम ब्लैंड भी नहीं, कई बच्चे बिल्कुल ब्लैंड नहीं खाना चाहते, तो देन यू कैन ट्राई लिटिल बिट ऑफ जस्ट जो दाल आपके घर में बनी है दैट यू कैन गिव, बट डोंट ऐड एडिशनल। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन शुगर एंड सॉल्ट की किस लिए है, बिकॉज एक तो जो हमारी डिसीजेज अभी बढ़ी हैं वो, दूसरा वेयर दे आर यूजिंग द प्रिजर्व फूड, जो रेडी टू ईट फूड है, दैट इज़ वेरी हाई इन सोडियम एंड शुगर, है ना, तो वो दैट क्रिएट्स, पर हम जो घर में खाते हैं लेस सॉल्ट एंड लिमिटेड शुगर, दैट कैन बी गिवन। Okay, and how to transit to cow's milk? That I was asking. देखिए काउ मिल्क का एडिशनल देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो ब्रेस्ट फेड बेबीज़ होते हैं दे डोंट वांट टू हैव द टॉप मिल्क, मे बी काउ, मे बी पैकेट, मे बी भैंस का और एनी एनिमल मिल्क, राइट, दे डोंट वांट टू। हाउ यू कैन, एक ब्रेस्ट फेड बेबी और जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पे है, हाँ ये अमाउंट है ना, इट शुड बी अराउंड 100 to 150 grams एवरी फीड अप टू 6 months, मतलब बच्चा 400 से 600 ग्राम खाना खाएगा अदर देन ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग रात को डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहिए। आपने खाना खिला पिला के सुलाया, अब रात में बच्चा उठता है, देन डोंट गो फॉर एनी, you that time mother has to continue breastfeeding, that increases lactation also. 1 साल के बाद the amount should be, number of feed should be around 5 to 6 and amount should be around 200 to 250. Coming to your point about the other animal milk, एक बच्चे को 200 से 250 ग्राम दूध से ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आपने दही खिला दिया, आपने खीर खिला दी, आपने पनीर खिला दिया, दिस इज़ मिल्क, नहीं मिल्क प्रोडक्ट ही कैन यूज़, एंड देयर इज़ नो नीड टू
give additional milk to the child. ठीक है. थर्ड थिंग विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, 6 to 7 months में जब हम मैश करके खाना खिलाते हैं तब बच्चा गटकने के बजाय, अभी तक क्या वो लिक्विड ही वॉज जस्ट गल्पिंग, गटक रहा था, तब वो चबाना सीखता है. उसके ये मसल्स और ये ओरल कैविटी डेवलप होना शुरू होती है, राइट. तो उस समय यदि हम उसको मिक्सी में पीस के और छन्नी से छान के देते हैं, अगेन दैट पीरियड इज गॉन. और फिर 3-3 साल के बच्चे दे डोंट वांट टू ईट और च्यू एनीथिंग, राइट. इतना सा भी टुकड़ा होगा, आप उनके मुंह में कौर डाल देंगे, दे विल जस्ट वॉमिट, राइट. इट इज फीडिंग इटसेल्फ इज ए डिफरेंट वेरी लॉन्ग थिंग. पर नाउ एक साल का बच्चा खुद खाना चाहता है, लेट हिम डू दैट. वो भी क्रूशियल पीरियड है, उसको भी मत करो हम बिजी हैं तो वी कीप ऑन फीडिंग, राइट. लेट हिम फील द फूड, टेक्सचर ऑफ द फूड. यस यस, ओके. ठीक जी, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग टू माय शो. और सबको आपकी बातों से बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ होगा. लेट मी होप सो. थैंक यू. वी विल कॉल यू अगेन. राइट, थैंक यू सो मच.